Hello everyone, I welcome you back at the platform Mandarin Academy and let's discuss today's important news editorial जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। इसमें हमने दो एडिटोरियल कल के भी लिए हैं क्योंकि कल में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो इंडियन एक्सप्रेस में थी। हिंदू में जो एज सच डिस्कशन के लिए कोई नया टॉपिक नहीं था तो हमने उसको पिक नहीं किया। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से और वो G20 को लेके है। तो आपको पता है कि अभी G20 की मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग चल रही है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर। तो हम थोड़ा सा G20 के बारे में देखेंगे और ये कौन सी मीटिंग है, इससे पहले कौन सी मीटिंग कहाँ हुई, G20 का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके बाद देखेंगे कि G20 को संदर्भ में जो इंडिया और चाइना की जो न्यूज़ आई है उसका क्या रिलेवेंस है। ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में है और करंट अफेयर में चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G20 क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अलग अलग राष्ट्र इसके मेंबर्स हैं। अब इसके साथ अभी जो रिसेंटली जो G20 की मीटिंग हो रही है, कहाँ पे ये हो रही है? आपके जोहान्सबर्ग के अंदर। और जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में जो ये आपकी G20 की मीटिंग हो रही है, ये 19th मीटिंग। कौन सी? 19th। इससे मतलब इससे पहले जो 18 मीटिंग थी वो कहाँ हुई? तो 18 जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ये ब्राज़ील। और इससे पहले 17th G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये इंडिया ने, भारत ने ऑर्गेनाइज किया था। और जब ये भारत ने ऑर्गेनाइज किया था, इस वक्त इस G20 के अंदर हमने एक नई यूनियन को ऐड किया था और वो था अफ्रीकन यूनियन। क्लियर है? ये तो होगा कि G20 की मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई और क्या हुआ। अब G20 के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई G20 क्या है, कौन से राष्ट्र हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा ये कब बना। तो साल 1998 के आसपास ना एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, या एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी कह सकते हैं। 1998 से 1999 तक ये लिंगर ऑन किया था जब ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। इस क्राइसिस से बचने के लिए एक क्या किया गया कि देखा गया कि भाई आजकल तो जो ये विश्व के अंदर ही इकोनॉमी को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो क्या करना होगा हमें हमें इन समस्याओं से बचने के लिए विश्व के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर एक एफर्ट करना चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, जो जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के फाइनेंस मिनिस्टर, जो इंपॉर्टेंट राष्ट्र हैं, जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे थे या फिर जो डेवलप थे, उन राष्ट्रों के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर और जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उस सेंट्रल बैंक के गवर्नर। जैसे भारत के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमारे यहाँ आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जैसे वर्तमान अभी निर्मला सीतारमन है, तो इस प्रकार से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग करेंगे। तो इसमें राष्ट्र कितने शामिल थे? इसमें G20 के अंदर मेनली 20 राष्ट्र हैं। तो ये 1999 के अंदर इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए और वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक लेवल पे रिफॉर्म्स को लाने के लिए और ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये मीटिंग करेंगे। तो ये बात इन्होंने स्टार्ट करी और इसके अंदर ये G20 के अंदर मुख्य तौर पर 20 देश हैं। कौन से हैं? सबसे पहले आपको बताना चाहिए एक विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है जिसको बोलते हैं G7। G7 का भी आज एक एडिटोरियल है तो वहाँ की कंट्रीज इसी में देख लेते हैं। ये देखो आपने यहाँ US ऑब्जेक्ट टू कॉलिंग रशियाज एग्रेसर इन G7 स्टेटमेंट ऑन यूक्रेन इन्वेजन। यानी कि यूएस ने ऑब्जेक्ट किया है कि G7 का जो कंक्लूजिंग स्टेटमेंट होगा उसके अंदर जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है उसमें आप रशिया को एग्रेसर नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ आ रखी है, उसको भी डिस्कस करना ही है। तो वहाँ से भी हम G7 को साथ में ले लेते हैं। अब G7 का भी अगर ओरिजिनल देखना चाहता हूँ, G7 का बना था 1975 के आसपास बना था। इसका वहाँ देख लेंगे। लेकिन G7 के अंदर मेंबर कौन से हैं? सबसे पहले आप देखो G7 का एक मुख्य मेंबर तो हो गया आपका यूएसए, जो अभी बोल रहा है कि G7 के कंक्लूजन के स्टेटमेंट के अंदर आप जो रशिया को एग्रेसर नहीं बोलोगे। उसके बाद उस वक्त की बड़ी पावर कौन सी थी? मैं 1970s की बात कर रहा हूँ। तो 1970s के अंदर विश्व के अंदर बड़ी बड़ी पावर्स कौन सी थी आप देखना। यूएसए एक, यूके दो, तीसरा फ्रांस, चौथा आपका इटली,
उस वक्त जर्मनी था ही नहीं। क्यों था? क्योंकि जर्मनी के दो पार्ट थे, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी इसका पार्ट था, तो एक यूएसए हो गया, दूसरा यूके हो गया, थर्ड आपका फ्रांस, फोर्थ आपका इटली, फिफ्थ आपका वेस्ट जर्मनी, और इसके साथ उस टाइम हमने ऐड किया तो यूके हो गया ना। हाँ, ये 5 राष्ट्र थे। रशिया तो था ही नहीं क्योंकि ये तो ऑपोजिट ग्रुप में था। छठा आपका जापान। यस, ठीक है। ये टोटल इनिशियली 6 राष्ट्रों का इन्होंने ग्रुप बनाया। और कब बनाया इन्होंने? 1975 में। G7 और G20 को क्लब करके चल रहे हैं। दोनों के एडिटोरियल आ रखे हैं, दोनों को एक साथ समझ लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो G7 के अंदर कौन कौन थे? 1975 प्रिसाइसली बनाया था। 1970s के अंदर यूएसए था, यूके था, फ्रांस था, इटली था, वेस्ट जर्मनी था और जापान था। कौन थे ये? जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जीते थे, तो लगभग यही थे। और रशिया, चूंकि यहाँ कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर के टाइम आपको पता है कि रशिया और यूएसए के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं थे, इवन यूरोप से भी अच्छे नहीं थे। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जिनका नाम देख रहे हो आप, वेस्टर्न कंट्रीज हैं। और इस कंट्रीज के अंदर अभी 6 ही राष्ट्र आए। और ये 1975 को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि ये सारे राष्ट्र कौन से थे? ये सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट वाले राष्ट्र थे। इन राष्ट्रों के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, और इस वक्त 1970 इसके अंदर इनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी थी। तो इनको क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए था? क्रूड ऑयल चाहिए था। ठीक है। अब आपको पता है यूएसए के अंदर तो बाद में खोजा गया गैस वगैरह, उस वक्त तो यूएसए जो क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करता था, आपको पता है। उसके बाद जब, अब यहाँ पे विश्व के अंदर जो ओपेक कंट्रीज का ग्रुप है, आप पता है, ओपेक एक 12 देशों का ग्रुप है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये कंट्रीज ने क्या, ओपेक के 12 देशों ने, इनिशियली 14 थी, उसके बाद 12 हो गई। इन देशों ने जो ऑयल का आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उसको कंट्रोल कर दिया। जब उससे कंट्रोल हो गया तो क्या हुआ? विश्व के अंदर जो तेल है उसकी प्राइस बढ़ गई और उसकी अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई। जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रही, इन्होंने प्रोडक्शन कट कर दिया ओपेक कंट्रीज ने, जैसे वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है, बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो ऑयल के मेजर प्रोड्यूसर थे, इन्होंने कम कर दिया। इस कारण से क्या हुआ? G7 कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है आज भी उनके यहाँ पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे, इन लोगों को ये तेल नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया G6 इनिशियली, जिसको बाद हम G7 भी कहते हैं, और G7। और जब ये कब बनाया? 1975 में, ताकि किसी प्रकार से इस वक्त 1970 में इन सब की जीडीपी अगर देखो तो करीब करीब विश्व की जीडीपी का 50% था, जो G7 कंट्रीज है उनका। 1970s में इनकी जो जीडीपी थी विश्व की 50% थी इन 7 राष्ट्रों की। तो ये डेवलपिंग हो रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है? जब यहाँ पे ओपेक कंट्रीज के प्रोडक्शन के बाद में इन लोगों ने प्रेशर बनाया ताकि विश्व के अंदर दोबारा ऐसी बात ना हो और हमें ऑयल सही तरीके से मिलता रहे। ये तो स्वार्थी थे, इन लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया। और नाम क्या बोला कि हम विश्व के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसकी बात करेंगे। अगर आप नेचर देखोगे G7 का, जिन राष्ट्रों को देख के, तो ये आपको कैसे लगेंगे? एक तो ये डेमोक्रेसी है, दूसरा ये सारे के सारे कैपिटलिज्म को मानने वाले हैं, और सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज ही थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये होने के बाद, इसके बाद क्या किया इन्होंने? इसके अंदर जैसे ये समस्या हुई, ओपेक वाली बात सेटल हुई, तो इसके साथ कौन जुड़ गया? कनाडा। अब आप देखो, जब कनाडा को इसको मिला दोगे तो कितना बन जाएगा? G7 मिल जाएगा। तो यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, जापान और कनाडा। अब क्या हुआ? धीरे 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 1991 के अंदर हम जानते हैं कि यूएसएसआर का, सोवियत संघ का विघटन हो गया। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब उसके बाद करीब करीब 2000 के आसपास सोवियत संघ को इसमें किस में ऐड कर लिया गया? सोवियत संघ को ऐड कर लिया गया आपके G7 ग्रुप में। और ये G7 क्या बन गया? G8। ठीक है, अब G8 बन गया। G8 बनने के बाद क्या हुआ? 2014 के अंदर, जो हमने अभी क्लासेस वगैरह करी और करंट अफेयर में भी जो आर्टिकल्स आए उन्होंने डिस्कस किया था कि जो रशिया और यूक्रेन का विवाद है वो पहले अभी नहीं चला है। रशिया यूक्रेन 2 यूएसएसआर का पहले पार्ट था, उसके बाद नाटो का एक्सपेंशन का प्रयास किया गया, तो यूक्रेन का जो एलिनेशन था वो भी किस तरफ होने लगा? वेस्ट की तरफ। 2014 के अंदर रशिया ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला पर। जब इसके क्रीमियन पेनिनसुला पर अटैक किया तो इसने क्रीमिया को हथिया लिया। अब विश्व कुछ कर तो पाया नहीं, ये G7 के राष्ट्र कुछ कर नहीं पाए, तो इनके पास ऑप्शन क्या था? एक काम करते हैं, इन्होंने ये एग्रेशन का काम किया है। तो साल 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला पे अपना अधिकार जमा लिया, तब G8 राष्ट्रों ने रशिया को इससे बाहर निकाल दिया वापस। कब? 2014 में। और वापस क्या बन गए?
G7। और इस वक्त आपको पता है यूरोपियन यूनियन तो ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इस G7 के अंदर साथ में कौन भाग लेने लग गई? यूरोपियन यूनियन भी इसकी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लगी। ये G7 की कहानी है। आज भी G7 है वो इतनी ही राष्ट्र हैं, और G7 को लेके जो नीचे न्यूज़ आई है उसको हम अभी देख लेंगे। तो ये G7 आप समझ गए क्या है? अभी G7 की जो मीटिंग चल रही है इसको भी यहीं देख लेते हैं। अभी जो प्रेजेंटली G7 की मीटिंग चल रही है वो चल रही है आपकी बर्लिन के अंदर, और जो आज इसके अंदर मेंबर था ना वेस्ट जर्मनी, वो जर्मनी हो चुका, क्योंकि उसके बाद जर्मनी का यूएसएसआर के विघटन के साथ एकीकरण हो गया था। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को मिला दिया गया, उसकी दीवार गिरा दी गई थी, और उसके बाद ये हो गया। तो जर्मनी आज इसका मेंबर है, उसकी मीटिंग कहाँ हो रही है? बर्लिन। इससे पहले कहाँ हुई G7 की मीटिंग? तो वो आपके इटली के अंदर हुई थी। क्लियर है? अब G7 की मीटिंग में यूएसए क्या बोल रहा है कि आप यूक्रेन वाली समस्या पर रशिया को एग्रेशन नहीं कहोगे, 2014 से पहले वाली पोजीशन की बात नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो G7 के अंदर यूएसए प्रेशर बना रहा है इन राष्ट्रों के ऊपर कि बोला मैं रशिया के साथ शांति समझौता करना चाह रहा हूँ, इसके बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी बहाने हमने G7 को भी देख लिया। कुल मिला के बात इतनी ही चल रही है, और रशिया और यूएसएसआर के बीच में कौन सी बातें निगोशिएशन चल रही है, कौन से स्टेज पे है, इसका हमने ऑलरेडी कल और परसों वाले जो हमने न्यूज़ पेपर के डिस्कशन किए थे उसमें कर लिए कि किस प्रकार से जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में कई घंटों तक फ़ोन पे बातें हुई। उसके बाद जो रियाद है, कहाँ पे आपका रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाद के अंदर दोनों ही गवर्नेंस यूएसए और रशिया की जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स थे। कौन कौन थे ऑफिशियल? तो रशिया के तो आपके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और उसके बाद यूएसए के जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने भी काफ़ी बातें करी। इन बातों से हमें पता चल गया कि ये शांति के लिए बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? ना तो इसमें यूरोप इसकी शांति समझौते का भाग है, और ना ही इसका यूक्रेन पार्ट है। ठीक है, तो ये तो अब ये बात चल रही है, और अब यूएसए ने G7 के अंदर ही बोल दिया कि रशिया के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट लेके नहीं आएगा। तो यूएस अपनी पॉलिसी पे अडिग है और वो उस तरफ बढ़ रहा है। अब G7 खत्म हो गया, अब G20 जो हम बात कर रहे थे, तो G20 के बारे में क्या बात करी? जोहान्सबर्ग के अंदर इसकी 19th मीटिंग चल रही है। 18th रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुई, 17th इंडिया के अंदर हुई, और इंडिया के अंदर जब हुई इस 17th मीटिंग के अंदर तो हमने अफ्रीकन यूनियन को इसके साथ ऐड किया था। अब G20 के अंदर कौन से मेंबर्स हैं? तो G7 के राष्ट्र तो हमने देख लिए। G7 के राष्ट्र जितने भी शामिल हैं, कौन कौन था उसमें? अब यूएसए है, कनाडा भी ऐड हो गया, कनाडा के अलावा यूनाइटेड किंगडम हो गया, फिर आपका इटली हो गया, फिर आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, एंड आई थिंक लास्ट में जापान बचा, जापान हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो राष्ट्र आपके यही हो गए G7 के अंदर। उसके बाद रशिया ऐड हुआ था, उसको आपने G7 से बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं कि इसके अलावा कौन कौन है। तो सबसे पहले आप देखो, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको को साथ में ऐड कर लो। नॉर्थ अमेरिका की तीनों कंट्रीज है, ये तीनों कहाँ से आ गई? नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद अगर आप साउथ अमेरिका में जाओगे, साउथ अमेरिका में आपको 2 कंट्रीज मिलेगी, एक आपको मिलेगी अर्जेंटीना और दूसरा मिलेगा आपको ब्राज़ील। ये भी G20 के अंदर मेंबर हैं। डन। फिर आ जाओ आप यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर तो ऑलमोस्ट आपने सारी कंट्रीज ले ही ली। इसके अलावा टर्की को ऐड कर लो, जो कि एशिया और यूरोप का ब्रिज कहा जाता है। क्लियर है? फिर आप वहाँ से आ जाओ हमारे इस तरफ, एशिया, और एशिया के साथ हमारा एशिया मेनली साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से आपका सऊदी अरेबिया हो जाएगा। फिर उसके बाद हम खुद हैं, इंडिया इसका पार्ट है। और एक्सटेंडेड एशियन कंट्रीज में आप जाओगे तो वहाँ से आपको इंडोनेशिया मिलेगा, और इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीका छूट गया हमसे, ये तो आ गया यहाँ पे, और अफ्रीका छूट गया, तो अफ्रीका से आपका साउथ अफ्रीका। फिर अगर आप और जाओगे तो आपका साउथ कोरिया हो जाएगा। फिर एक और कॉन्टिनेंट बच गया ऑस्ट्रेलिया, और जो हमने रिसेंटली कौन सी ऐड करी? अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन तो इसके अंदर ही पार्टिसिपेट करती है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज मिल करके आपकी G20 बनती है। इतनी ही कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो ये G20 है। और हमने बात कर लिया कि 1999 के अंदर कौन से एशियल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तब इसका इन्होंने इसको बनाया था, ताकि क्या होगा, इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और जो आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो जाएंगे और हाई लेवल के डिस्कशन करेंगे, ताकि कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक इशू है, फाइनेंशियल इशू, उसके बारे में बात हो। अब क्या हुआ आपको पता है, 2007 और 8 के अंदर विश्व के अंदर अगेन एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था,
और ये कौन सा था, जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस थे, कहाँ पे, यूएसए के अंदर। वहाँ पे हाउसिंग की स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट ने, पैसे दिए और वहाँ पे हाउसेस बढ़ गए, ऑक्यूपाई करने वाले थे नहीं, और वो बैंक्स कोलैप्स होने लग गया। तो लेमन जो बैंक था, यूएसए का सबसे बड़ा बैंक था, वो कोलैप्स हो गया। इस कारण से उसका पूरा असर दुनिया पे दिखाई दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1991 के बाद इंडिया भी जो ओपन इकॉनमी हो गई थी, हमने भी एलपीजी रिफॉर्म्स कर लिए थे, तो ये नुकसान देखने को सबको मिला। तब 2007 में ये घटना हुई, तब 2008 से इन्होंने क्या बोला, अरे इससे काम नहीं चलेगा, खाली फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक के, उससे काम नहीं चलेगा, हमको उस राष्ट्र के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनकी मीटिंग साथ में करानी पड़ेगी। तो फिर हेड ऑफ द स्टेट के रूप में किसको लेके आए, बोला जो भी आपका प्रेसिडेंट है या जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं ये शामिल होंगे। तो ये 2007 और 8 के अंदर हमने रिफॉर्म्स किया, और ये बात आपके सामने आ गई कि इसका लेवल बढ़ा दिया, किसका, G20 का, और लेवल बढ़ा करके आपने किसको बुलाने लग गया, प्राइम मिनिस्टर को। तो अभी देखा ही था आपने G20 के अंदर जिस प्रकार से भारत के अंदर मीटिंग हुई, कौन सी हुई थी मीटिंग भारत के अंदर, G20 की 17th मीटिंग, जिसके अंदर हमने पूरे राष्ट्र के अंदर इसके अलग अलग। अब प्रॉब्लम क्या है, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसका हम थोड़ा सा यही देख लेते हैं। G20 का क्या नहीं है, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई इसका ऑफिस नहीं है। होता क्या है इसके लिए, इसका जिस राष्ट्र का अध्यक्षता होती है वही राष्ट्र इसका 1 साल के लिए पूरा एस्टेब्लिशमेंट देखता है, और इसके अंदर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रायोकिया। अब ट्रायोका क्या है कि जो वर्तमान के अंदर जो इस राष्ट्र G20 का आयोजन कर रहा है, तो अभी जैसे आप जानते हैं कि अभी हम जो बात कर रहे हैं ना G20 की प्रेजेंटली, तो हम जान रहे हैं कि G20 की मीटिंग कहाँ चल रही है, अभी जोहान्सबर्ग में चल रही है, मतलब कि साउथ अफ्रीका के अंदर। हालांकि अभी जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर केवल केवल आपके फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग इसके बाद होगी, अभी नहीं हुई है, अभी केवल फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग चल रही है। भाई G20 में कई चरणों में बातें होती है, तो जो साउथ अफ्रीका में अभी ये चल रहा है ये, और इससे पहले कहाँ हुआ, इससे पहले हमने बात करी थी कि जो G20 की मीटिंग हुई वो आपके ब्राज़ील के अंदर हुई थी, तो इससे पहले कहाँ थी, ब्राज़ील। और इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उनको तीनों को मिला के क्या बनता है, ट्रायोकिया बनता है। मुझे ये देखना होगा कि नेक्स्ट मीटिंग कहाँ है, लेकिन जहाँ पर भी होगी ये तीनों मिलके क्या होता है इसका, आई थिंक यूएसए, यस यूएसए के अंदर जो आपका इसकी मीटिंग है, तो इन तीनों को मिलके क्या बन गया, ट्रायोकिया। ये हमेशा एक साथ रहते हैं ताकि इनको ये पता रहे कि पिछली बार क्या बातें हुई, कैसे काम हुआ, इनसे ये हैंड ओवर लेंगे और फिर ये आगे नेक्स्ट कंट्री को दे देंगे। तो इस प्रकार ट्रायोकिया चेंज होता रहता है, कोई परमानेंट नहीं है। जैसे इससे पहले अगर देखोगे तो लास्ट मीटिंग कहाँ हुई, ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील से पहले इंडिया के अंदर हुई थी, और इंडिया के बाद कहाँ हुई, साउथ अफ्रीका। तो ये ट्रायोकिया जब ब्राज़ील के अंदर मीटिंग हो रही थी उस टाइम ये था। उससे पहले देखो जब इंडिया के अंदर हो रही थी तो इंडिया के बाद किसका नंबर था, ब्राज़ील का, और इंडिया से पहले इंडोनेशिया का। तो इससे आप समझ रहे होंगे ये 17 मीटिंग थी, ये 18 थी, और ये 19। तो ट्रायोकिया हर बार चेंज होता है। तो ट्रायोकिया का मतलब क्या है, जिस राष्ट्र के अंदर आयोजन हो रहा वो, इससे पहले जिसने किया वो, और जो आने वाले G20 की मीटिंग करेगा वो। तो इस प्रकार से G20 के अंदर इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। आखिर क्यों G20 की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा G20 के अंदर जो ये राष्ट्र है ना, इन राष्ट्रों की जो पॉपुलेशन देखोगे, अगर आप इनकी GDP के आंकड़े देखोगे, ट्रेड के आंकड़े देखोगे, आप हैरान रह जाओगे। G20 जो है वर्तमान के अंदर आज लगभग जो विश्व की GDP का 85% है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ना सिर्फ GDP, अगर आप व्यापार की बात करोगे तो विश्व का 75% का जो व्यापार है वो G20 राष्ट्र दिखाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पॉपुलेशन की बात भी करोगे तो 2/3 पॉपुलेशन है वो ये दिखाते हैं। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, हमने शायद चाइना नहीं लिखा था यहाँ G20 के अंदर, तो चाइना भी है पॉपुलेशन, अदरवाइज 2/3 कैसे होगी विश्व की। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। ये इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए है। अब इसकी रिलेवेंस क्यों है, भारत इसको क्यों तवज्जो देता है। जैसे आज भी भारत गया और भारत ने क्या है, चाइना के साथ में, ये देखो हमारे मिनिस्टर एस जयशंकर साहब है, और इनकी मीटिंग किससे हो रही है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ। अब इन्होंने बोला है कि भारत और चाइना ने बहुत ही कष्ट से काम किया है कि हमने G20 को बचाए रखा है। अरे भारत इतनी क्यों तवज्जो दे रहा है G20 को, भारत इसलिए दे रहा है क्योंकि आप ये समझो, जब तक आप किसी संस्था की मंच पर नहीं होगे तो आप बदलाव की बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ भारत क्या है, खुद इसका मेंबर है, और कैसा मेंबर है, इफेक्टिव मेंबर है। इसीलिए भारत G20 की अध्यक्षता को, इसके G20 को बहुत तवज्जो देता है। भारत G7 को नहीं देता, क्योंकि G7 में हम है ही नहीं मेंबर। हमें बुलाते हो लेकिन आप ऑब्जर्वर स्टेट एज ए गेस्ट बुलाते हो, तो भारत उसको इतनी तवज्जो नहीं देता है। जबकि भारत तवज्जो किसको देता है, G20 को। तो यहाँ इसीलिए इंडिया और चाइना ने, मतलब हमारे मिनिस्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात बोली है कि हम किस प्रकार से साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये पता होना कि इंडिया और चाइना और कौन सी संस्थाओं में साथ है, तो आपको पता होना चाहिए हम G20 में तो है ही है, इसके अलावा ब्रिक्स में है,
इसके अलावा SCO के अंदर है, तो इन सब में हम साथ में काम कर रहे हैं। तो ये रीजनल ग्रुपिंग्स है, उसके अंदर भी हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। और इश्यूज क्या है भारत और चाइना के बीच में? सबसे बड़ा इशू हमारा यही है कि हमको हमारे जो बॉर्डर के इश्यूज हैं उसको मैनेज करना है अभी, मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर इश्यूज। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी तो चलता ही रहा है। वो राइवलरी किसकी? USA की और चाइना की। हमारे तो पड़ोसी राष्ट्र है, हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस लाइन पे सही चल रहे हैं। जिस प्रकार से ये फोटो आपको दिखा रही है कि रिलेशंस हमारे स्टेबल हैं, हमारे रिलेशंस को आप ये नहीं कह सकते कि अनस्टेबल है। ठीक है, अब हो गई क्लियर? G20 के बारे में बात कर ली। ये जो मीटिंग है वो कहाँ हो रही है वो पता चल गया आपको, और भारत के स्टेटमेंट से हमने इसको समझ लिया। अब G7 आज की तारीख में रिलेवेंस क्यों नहीं है इसकी, ये स्टेटमेंट से बात कर ली। एक चीज बताता हूं आपको, मैंने कहा था जब ये 1975 के अंदर इसका निर्माण हुआ, विश्व की GDP का 50% थे ये राष्ट्र। कौन सा है? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और कोई बच गया जापान। तो ये देखो विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे 50% थी। लेकिन आज इसका वर्तमान में यदि देखें 2024 के अंदर, तो GDP के इसका अंदर योगदान कितना है? विश्व की GDP में 30% है। मतलब ऐसी संस्था जिसकी इंपॉर्टेंस दिन ब दिन नीचे गिर रही है, जिसका विश्व के अर्थव्यवस्था में योगदान नीचे गिर रहा है, तो उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं? आप समझ गए? इसीलिए G20 जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता है, G7 की प्रासंगिकता कम हो रही है, और इसीलिए USA जैसे राष्ट्र हैं वो विश्व के जो उनके सोवरेन राष्ट्र हैं उनके प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट नहीं करते हुए उन्हें ये कह रहे हैं कि आप, मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आया है डिफेंस को लेकर के। इस डिफेंस के आर्टिकल में क्या है, आप जानते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारी डिफेंस सिक्योरिटीज़ को अलर्ट पे रहना पड़ा। अब क्या किया है आर्मी ने, जैसे आप जानते हैं कि इंडियन आर्मड फोर्सेस के 3 कंपोनेंट है, एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। स्पेशली जो आर्मी है, आर्मी ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत करते हुए आर्मी ने ये बोला है कि हम हमारी एयर डिफेंस की विंग को मजबूत करेंगे। और कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि ड्रोन से एक ऐसा अटैक करने का जरिया है जिसके माध्यम से इसकी क्वांटिटी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। यानी कि कोई एयरक्राफ्ट वगैरह आता है तो आप जानते हैं कि 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, लेकिन ड्रोन्स कितने नंबर में आएंगे, कितनी क्वांटिटी में आएंगे, किस लेवल के आएंगे, हम नहीं जानते हैं। तो इस ड्रोन्स के अटैक से बचने के लिए जो एयर डिफेंस है, ये एक आर्मी की विंग है। इस आर्मी की इस विंग का इस्तेमाल करते हुए ये विंग जो हमारी QRSAM, क्या फुल फॉर्म है इसका? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये और इसके अलावा जो उनके पास एग्जिस्टिंग गन्स हैं जिनकी रेंज 30 किलोमीटर के आसपास की होती है, उन रेंज के एम्यूनेशन का नेचर बदल रही है। यानी कि जो पहले एम्यूनेशन था उसको बदल करके अब दूसरे प्रकार का एम्यूनेशन यूज कर रहे हैं, तो इनको लेके प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। तो QRSAM हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्या काम आती है, इसकी रेंज कितनी है? तो QRSAM ये पहली बात तो इंडिजीनियस है, मतलब कि भारत ने बनाई है। इसके अलावा ये जो मिसाइल है भारत के अंदर किसने बनाई है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रोडक्शन कौन करेगा वो बाद में पता चलता है, लेकिन डेवलप किसने करी है? DRDO ने, भारत की खुद की टेक्नोलॉजी के आधार पर करी है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू एयर। क्या काम लेंगे इसका? तो हम इसको डिफेंस की टेक्नोलॉजी में काम लेंगे। भाई एक अटैक की मिसाइल्स होती है, एक डिफेंस की, तो ये डिफेंस के मैकेनिज्म में काम आएगा। क्या नाम है इसका? QRSAM। मेन रीजन क्या है ये इतना प्रोक्योरमेंट करने का अभी? तो उसका रीजन है जिस प्रकार से आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के अंदर, और इवन जो हमास और इजराइल का युद्ध हुआ, वहाँ पे जो ड्रोन का अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और वो ड्रोन्स अलग अलग टाइप्स के हैं, उनकी अलग अलग रेंज है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि यूक्रेन से उड़ा हुआ ड्रोन जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ जाकर के अटैक कर रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि रशिया से उड़े हुए ड्रोन ने, हमने बात की थी, जो यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे जेफ्रोजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, चर्नोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो उनके अंदर उनकी शीट्स डैमेज होते हुए देखी। हालांकि ये ड्रोन्स अंदर डीप पेनेट्रेट नहीं कर पाए, उनके ऊपर शील्ड्स होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, लेकिन आप देख सकते हो ड्रोन कितना एक नया फ्रेगाइल वॉरफेयर का तरीका हो गया है, जिस कारण से क्या होता है ना, डैमेज को और इनकी संख्या को, इनकी क्वालिटी को एसेस करना आसान नहीं है। ये चीप है, इसके अंदर ह्यूमन डेथ होती नहीं है। इसको UAV बोलते हैं, क्योंकि
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, दूर से कंट्रोल किया जाता है। इन फीचरों के कारण इससे डिफेंस करना भारत के लिए अर्जेंट हो गया है, इसलिए अब इनकी बातें चल रही है। तो ये जो आर्टिकल था, एमिड ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम द ड्रोन आर्मी टू स्ट्रेंथन इट्स एयर डिफेंस, या ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको दिख रही है जिस प्रकार से QRS मिसाइल का इसने एक जो टेस्ट फायर हुआ था उसको दिखाया गया है। लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन होगा, कौन सी कंपनी करेगी वी डोंट नो, लेकिन अभी आर्मी ने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1300 सर्विस 1300 के आसपास इसको लेने का प्लान बनाया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, G7 की बात कर ली। यहाँ पे ये जो एडिटोरियल जो ये आया है वो कल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, और ये क्या है, ये स्टेट और केंद्र के मध्य, किसके, केंद्र एवं राज्य के मध्य जो फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसको लेकर के बात करिए। और यहाँ पे जो अदिति नायर है, ये ICRA के अंदर जो चीफ एडवाइज़र हैं, तो इनका बहुत अच्छा एडिटोरियल आता है, और इन्होंने कहा कि किस प्रकार से आज वर्तमान जो हमारी इकोनॉमी कंडीशन है उसके अंदर ना सिर्फ केंद्र को बल्कि राज्यों को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। और चूंकि इन्होंने ये बताया कि इन दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है फाइनेंस को लेकर के, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि केंद्र की तरफ से ज़्यादा प्रयास किए जाए कि राज्य को सुदृढ़ करें और राज्य एक्सपेंडिचर कर सके, किस प्रकार का, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा तभी आपका एसेट क्रिएट होंगे, तभी आप इकोनॉमी की जो ग्रोथ है 8% 9% की हासिल कर पाओगे, और उसी उद्देश्य के कारण ही जो आपका एम है ओवरऑल $5 ट्रिलियन हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बनाने का, वो हम तभी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या बोला गया है। सबसे पहले क्या हुआ, रिसेंटली जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने, आप जानते हैं केंद्र सरकार, टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है, टैक्स डिवोल्यूशन होता है जिसके तहत केंद्र सरकार अपने पास एकत्रित टैक्स को राज्यों को बांटती है। बांटने का आधार आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन कैसे आता है, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 280 के अंदर प्रावधान है, और ये कहता है कि आप फाइनेंस कमीशन की स्थापना करोगे। जो ये फाइनेंस कमीशन की स्थापना करोगे, ये फाइनेंस कमीशन राज्यों को पैसे जो देने हैं भाई केंद्र और राज्य के मध्य, किसके मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य जो पैसे का विभाजन होना वो एक कार्य, और राज्य और विभिन्न प्रकार के राज्यों के मध्य जो पैसों का विभाजन होना, सपोज ये X है, Y है, ये Z है, ये अल्फा है, ये अल्फा ब्रावो, ये अलग अलग राज्यों के नाम मान लीजिए आप, ये राजस्थान हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया। तो इस प्रकार से राज्यों के मध्य भी जो आपको विभाजन करना है उसका जो आधार है वो आर्टिकल 280 के अंदर। तो फाइनेंस कमीशन कहाँ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रोविजन कहाँ मिलता है, आर्टिकल 280 के अंदर, और ये कब होता है, तो हर 5 साल के अंदर आपको इसका गठन करना है। इसके अलावा आर्टिकल 282 भी आप थोड़ा सा याद रखो, आर्टिकल 282 जो पावर देता है किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, कि आप क्या करोगे, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे, किसको, राज्य को, किस लिए, कोई भी पब्लिक डेवलपमेंट का कार्य है। तो आप समझ गए, तो ये आर्टिकल 282 भी हमें पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है। और आर्टिकल 268 से 272 एक बार इनको आप जरूर देख लेना। ये आर्टिकल क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो हमारा केंद्र और राज्य हैं उसके बीच में जो रेवेन्यू का बंटवारा होगा उसको लेकर के ये बातें करते हैं। हालांकि मेन काम फाइनेंस कमीशन की तरफ से हो जाता है, लेकिन ये आर्टिकल्स भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमने जो पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट इवेंट था वो बात कर ली। अब जो फाइनेंस कमीशन ने अभी तक क्या रिकमेंडेशन दी, देखो हमें 3 फाइनेंस कमीशन तो देखने ही देखने, एक फाइनेंस कमीशन 13th, एक फाइनेंस कमीशन 14th, फिर 15th, और रिसेंटली आप जानते हैं कि अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में 16th फाइनेंस कमीशन का गठन भी हुआ है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपके NK सिंह जी थे, और यही NK सिंह साहब हमारे FRBM जो एक्ट था 2003 का, उसके जो इनके जो प्रावधान थे वो इन्होंने ही दिए थे, उसका इन्होंने रिव्यू भी इन्होंने किया। तो NK सिंह का रोल हमारे LPG रिफॉर्म्स के बाद, जिस प्रकार मनमोहन सिंह साहब का और PV नरसिम्हा राव सरकार का गवर्नमेंट का रोल आता है LPG रिफॉर्म में, NK सिंह साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको इनको कोट करके आना है। तो FRBM एक्ट के अंदर 2003 के अंदर इनके इंपॉर्टेंट बातें थी, उसके बाद इसका जो रिव्यू हुआ उसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें थी। 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो भी यही थे, और वर्तमान फाइनेंस कमीशन के अंदर भी इनकी सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए। अब 13 फाइनेंस कमीशन ने क्या है, जो केंद्र और राज्य, मैंने ये आपको बताया ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होता है उस वक्त इन्होंने, मैं राज्य की ही बात करूंगा, बाकी जो पैसा वो केंद्र के पास रहेगा। तो इस वक्त 13 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि राज्यों को 32% पैसा जो केंद्र के पास इकट्ठा हो रहा है, केंद्र के पास पैसा कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, टैक्स के माध्यम से। टैक्स कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो आप जानते हैं इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, वर्तमान में GST है,
लेकिन इससे पहले जीएसटी नहीं थी और 13th फाइनेंस कमीशन तो उससे पहले आ रखा था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था 32% राज्यों को पैसा कौन देगा, केंद्र देगा। और ये किसने आधार बनाया था, 13th फाइनेंस कमीशन। फिर जब 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला, उसने बोला नहीं, बहुत कम है, आपको 42% पैसा राज्यों को देना है। तो आप देखो कितनी सडनली कितनी ग्रोथ बता दी। अब आपको ये समझना होगा कि जो 14th फाइनेंस कमीशन की ड्यूरेशन देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 14th फाइनेंस कमीशन 2008 के क्राइसिस के बाद में आया था। तो अगर राज्यों को पैसा नहीं देते ना, तो हमारे यहाँ पे ग्रोथ बड़ी कम होती। तो 42% जब पैसा राज्यों को गया, तो हमको एक डेवलपमेंट देखने को मिला। केंद्र के अंदर तो हमें देखा, केंद्र के अंदर तो जो उसका पब्लिक फाइनेंस का मैनेजमेंट था वो तो गिरावट में दिखा, लेकिन राज्यों के अंदर ग्रोथ दिखी। ऐसा क्यों दिखा? क्योंकि राज्यों से, केंद्र से पैसा चला गया, उसका खर्चा तो हो गया कम और राज्यों का बढ़ गया, तो राज्यों ने की ग्रोथ। ये चीज़ है। अब इसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन में इन्होंने, जो एन के सिंह जी थे, इन्होंने बोला एक काम करो, 41% पैसा 1% कम कर दिया। और बेसिकली कम इसलिए किया था क्योंकि इस वक्त जो जम्मू एंड कश्मीर थे उसको लगभग यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था, आप जानते हैं 2019 के अंदर। तो अब उसके लिए जो पैसा है वो यूनियन टेरिटरी के लिए पैसा केंद्र से जाता है, तो इन्होंने 41% कर दिया। ये 1% पैसा स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूटी के लिए उन्होंने साइड में किया था। ये तो हो गई क्लियर बात है। अब 16th फाइनेंस कमीशन क्या करता है ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये बातें हमने देख ली। अब इसके अलावा एक और निर्धारण हो रखा है कि जो हमारे हिली एरियाज़ के स्टेट है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र के राज्य हैं, बाउंड्री वाले राज्य हैं, उनके वहाँ पे जो फंडिंग होती है, भाई केंद्र की कोई योजना है, उस योजना के अंदर केंद्र तो कुछ पैसे देगा और कुछ पैसा राज्य देगा, और योजना किसकी? केंद्र की। तो ऐसी योजनाओं में अगर कोई पहाड़ी राज्य है, जैसे आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ क्या होता है, केंद्र देता है 90% पैसा उस योजना के लिए और राज्य देगा 10% योजना। अब बाकी जो राज्य हैं, नॉर्मल राज्य हैं, जो साउथ के स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो इन राज्यों के अंदर क्या होता है, केंद्र देता है इसके लिए 60% पैसा और राज्य देंगे 40% पैसा। ये एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा देखने को मिलेगा। एग्जाम में कई बार ऐसा देखने को मिलता है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई बार हम वेरिएशन देखते हैं, उसका कारण क्या है कि आपको फिर वो देखना पड़ता है कि शेड्यूल 7 के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट के अंदर, कौन से वाले में, यूनियन लिस्ट में है, स्टेट में है या कंकरेंट में है, तो फिर उसके आधार पर उस पैसों का डिसाइड होता है। बाकी मेन मकसद यही है। अब ये जो एडिटोरियल ये बोल रहा था कि देखो, अब इस एडिटोरियल के अंदर क्या बात है, ये तो बेसिक बातें हो गई जो हमने हिस्ट्री से पकड़ ली। अब ये कहता, देखो क्या हुआ, कोविड आया। कोविड कब आया? 2020 के अंदर। हमने देखा कोविड के बाद ने केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने लोन दिए। कौन से लोन दिए? कैपिटल डेवलपमेंट के लिए। राज्यों को पावर दी कि आप लोन ले लो और ये लोन आप अपनी जीडीपी का 5% ले सकते हो। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनका फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ा। आप जानते हैं कि जो हमारी FRBM एक्ट है उसके तहत केंद्र सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी सीमा 3% तय की हुई, और इसी FRBM एक्ट के तहत जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसकी सीमा 0% की हुई है। लेकिन इसके अंदर एक और प्रावधान है कि यदि कुछ ऐसी मतलब कि विनाशकारी घटना हो जाए जिसमें फाइनेंस को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़े, तो आप एडिशनल 0.5% आपकी जीडीपी का पैसा इस फिस्कल डेफिसिट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 के साथ 0.5% और जोड़ के लगभग 4% तो यही हो गया। ठीक है, तो 2020 में कोविड आने के बाद केंद्र ने ये प्रावधान लागू किया जिससे राज्यों को फायदा हुआ, राज्यों ने पैसा जनरेट किया, फिर जीडीपी। अब दूसरा, 2017 के अंदर आप जीएसटी के रिफॉर्म्स लेके आए। अब जीएसटी के रिफॉर्म लाने से क्या हुआ आपको पता है, इनिशियली जीएसटी के रिफॉर्म लाने का विरोध किसने किया? राज्यों ने। तो राज्यों ने क्या बोला, हम क्यों जीएसटी लागू करें, पैसा आपके पास जाएगा, आप हमको कम दोगे, और जब एक बार जीएसटी आपके पास जाएगा तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो केंद्र ने बोला था कि जीएसटी के अंदर प्रावधान किया था कि 5 साल की अवधि के लिए, कितने साल की अवधि के लिए? 5 साल की अवधि के लिए, यदि किसी राज्य का राजस्व कोविड से पहले सपोज 100 रुपये था, और यदि उस राज्य का राजस्व जीएसटी से पहले 100 रुपये था और जीएसटी के बाद उसका राजस्व मान लीजिए 90 रुपये हो गया, तो ये जो 10 रुपये की जो उसकी कमी हुई है वो पूर्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा, उस राज्य को देगा। इसके अलावा आपको आई थिंक 12% या 13% के हिसाब से 12 या 13% के आधार पे हर साल, भाई ये पहले साल के ओली हो गया, दूसरे साल उसके ऊपर 13% की वृद्धि के साथ आपको कंटिन्यूसली 5 साल तक दिया जाएगा। अब ये 5 साल खत्म होने के बाद फिर कोविड आ गया। कोविड के अंदर भी कैपिटल देने का केंद्र ने प्रयास किया, लेकिन इन चीज़ों ने हमारे जो राज्यों की क्षमता है उनको क्षीण किया है।
राज्यों की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो ताकत है उसमें एक कमी आई है, तो इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में ये आर्टिकल कहता है। तो आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमने ये आर्टिकल यही कहता है कि किस प्रकार से केंद्र है वो राज्यों की जो कैपिटल जनरेट करने की कैपेसिटी है उसमें हेल्प कर सकता है, और ये केंद्र का दायित्व भी है संवैधानिक स्तर पर भी। और अब और यदि कोई कमी लगती है तो वो 16th फाइनेंस कमीशन में इन चीज़ों को ऐड करके आगे बढ़ सकता है। रिसेंटली आपने देखा जो रणवीर अलाहाबादिया वाला केस था, जो इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर समीर राणा का शो चलता है, उसके अंदर उन्होंने वल्गर कमेंट्स किए थे। उसका सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी पार्लियामेंट ने और आम लोगों ने काफ़ी उसको सीरियसली लिया है। सीरियसली लेने के बाद जो अब हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने जो आपके ओवर द टॉप OTT कंटेंट्स होते हैं, जो आपके ये विभिन्न प्रकार के नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेजन प्राइम है, आपका हॉटस्टार है, इन सारे के सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है या फिर आपका यूट्यूब है या सोशल मीडियाज़ हैं, इनके अगेंस्ट बोला है कि आप ऑब्सीन जो कंटेंट है उनको सीरियसली लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब इसको लेकर के लॉ के प्रावधान है, बिल्कुल है। तो आप यहाँ देखो, एक है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि आप महिलाओं को अगर सही ढंग से नहीं दिखाते हो तो इस एक्ट के अंदर आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। फिर हमारा IT एक्ट है, उसके बाद IT एक्ट के बाद IT रूल्स आए थे 2021 के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली जो ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के हैं, ये रहा IT रूल्स 2021 वाले। फिर इसके अलावा बच्चों को लेकर के पॉक्सो के एक्ट हैं, आप समझ गए। फिर नई वाली भारतीय न्याय संहिता, वो उसके अंदर प्रावधान है। तो इन प्रावधानों को, लीगल प्रावधानों को आप देख के उनको सही से लागू करें, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि जो एज बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है, अगर आपने कोई मूवी देखी उसके अंदर लिखा होता है UA+, UA16+, UA18+, आपने देखा होगा, तो कौन सी बच्चों के लिए सही है या नहीं है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, इसको आपको एज बेस्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर किसी प्रकार का मैच्योर कंटेंट है और अगर वो वैलिड है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की सीमा के अंदर आता है, तो भी आपको गाइडलाइंस के माध्यम से लोगों को बता करके ही उसको टेलीकास्ट करना है। और यदि आपका ऐसा कोई ऑब्सीन कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म से किसी माध्यम से आता है, उसको आपको इमीडिएटली उसको डाउन करना है। गवर्नमेंट भी अपना वॉचडॉग रख रही है, लेकिन अब क्या है, हम इस पर चर्चा क्यों नहीं की अब तक हमने, क्योंकि ये जो केस इन ट्रांजिशन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी FIR को क्लब किया गया है, उसको अरेस्ट करने से छूट मिली है रणवीर अलाहाबादिया को। इसका असर काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि आप ये समझो, ये जो केस है ये सोशल रेमिफिकेशन क्रिएट करेगा। अब यहां पे कई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। नंबर एक बात, आपकी सोसाइटी पे इसका इफेक्ट जा रहा है। फिर अब ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमर्स हैं, उनका खुद का प्रोफेशंस है, जो एंटरप्रेन्योर स्किल है उनकी, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप पता है कि जो आपका रोजगार का अधिकार है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। फिर तीसरा, जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो आपका मौलिक अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। परंतु ये जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के आधार पे ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक और चीज में हो गई। इसके अलावा आप देखो, जब सुप्रीम कोर्ट आज अभी इंटरफेयर हो चुका है, गवर्नमेंट आप इंटरफेयर हो सकती है, यानी कि जो हमें मेन 3 और एक मीडिया ट्रायल अलग चल रहा है, तो जो मेन पिलर्स हैं वो अपने अपने लेवल पर आके बात कर रहे हैं। तो अब इनका भी अलग अलग कोई ना कोई जजमेंट आएगा, गवर्नमेंट कोई ना कोई बात बोलेगी, तो इन सबको मिला के लास्ट के अंदर क्या चीज़ें निकल के आती है, फिर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे। इसका एक एथिकल डायलेमा भी चेक करना पड़ेगा, एथिकल इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व है। यू आर डूइंग बिजनेस, गांधी जी ने कहा था, बिजनेस विदाउट एथिक्स इज नथिंग। तो आप बिजनेस तो कर रहे हो, बट इस बिजनेस के साथ आपको देखना होगा कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हो। क्या आप समाज के अंदर द्वेष की भावना जगा रहे हो, या आप समाज के लिए कोई पॉजिटिव आउटपुट निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी। इसलिए क्या है, ये ट्रांजिशन में चलने दीजिए, लेट इट गेट सेटल डाउन, देन वी विल डिस्कस बिफोर एग्जाम्स। और जब भी इंटरव्यू की शेड्यूल आएंगे उससे पहले हम इसको थॉरोली डिस्कस कर लेंगे, उससे मुझे नहीं लगता उसके बाद हमें कोई परेशान होने की आवश्यकता है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने कवर कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की जो न्यूज़ थी वो भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। एंड थैंक यू सो मच, वी विल अगेन मीट टुमारो। जय हिंद।